Hey everyone, welcome to the lecture. My name is Meenakshi and in this lecture we are going to discuss third part of chapter 2nd of class 11th business studies, that is forms of business organization. So in the last lecture we discussed till partnership deed, and in this lecture we are going to start with the registration process of any partnership firm. ठीक है, सो उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस होता है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है। सो रजिस्ट्रेशन का बेसिक मतलब होता है लीगली अपनी फर्म की एग्जिस्टेंस को शो करना। ठीक है, हम सबको अपनी फर्म्स की रजिस्ट्रेशन शो करते हैं, हम दिखाते हैं कि हमने एक रजिस्टर्ड फर्म ओपन की है, हम लोग पार्टनरशिप में हैं और ये लोग हमारे पार्टनर्स हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म means the entering of the firm's name along with the relevant prescribed particulars in the register of firms kept with registrar of firms। तो रजिस्ट्रेशन जब भी हम करते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, फर्म का नाम एंटर कर रहे हैं। रजिस्टर जो हमारे होते हैं, लीगल रजिस्टर जो होते हैं रजिस्टर ऑफ फर्म्स में, उसमें हम अपना नाम, फर्म का नाम एंटर कर रहे हैं और जो भी रेलिवेंट पर्टिकुलर, जो भी प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स हैं, जो भी डिटेल्स चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, वो सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की डिटेल जो है हम वहाँ पे फिल करते हैं। और वो किसके साथ रहता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जो हमारी लीगल बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना, उनके पास, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास ये सारी डिटेल रहती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी क्यों है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। तो क्यों रजिस्टर करवाएगी कोई भी फर्म जब ज़रूरी नहीं है? क्यों अपने लिए एक एक्स्ट्रा काम बढ़ाया जाए? क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी उसे फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% सारी अनरजिस्टर्ड फर्म्स को जो है ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, बट कभी कोई ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आती है, एंड वी हैव ऑलरेडी नोन बाय दिस टाइम कि बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क। ठीक है ना, तो उन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? बेसिकली किसी भी अनरजिस्टर्ड फर्म का एक ड्रॉबैक ये होता है कि वो कभी भी किसी भी पार्टनर के ऊपर, किसी भी फर्म के ऊपर या फिर किसी भी लीगल बॉडी के ऊपर या किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको लीगली केस फाइल करने का राइट नहीं होता है। अगर रजिस्ट्रेशन होती है फर्म की, तब जाके आप फर्म के बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हो कि किसी ने हमारी फर्म को चीट किया है, चाहे वो कोई पार्टनर हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो या कोई भी और दूसरी फर्म हो। आप तभी उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं जब आपकी खुद की जो फर्म है वो रजिस्टर्ड हो। तो रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके साथ अगर कोई भी गलत अनसर्टिनिटी होती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप केस फाइल करें, तो आपकी फर्म का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। और इस वजह से बेटर रहता है कि आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक, लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? सबसे पहले होता है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। In the prescribed form of the registrar of firm, the application should contain the following particulars। सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फॉर्म होती है वो फिल करना पड़ता है और रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवाना पड़ता है। क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ती हैं? हमें अपनी फर्म का नाम बताना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि लोकेशन कहाँ कहाँ है हमारे फर्म की, ठीक है ना, और ये भी बताना पड़ता है कि अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल लोकेशंस में अगर हम खोल रहे हैं तो कौन कौन सी जगहों पे हमारी पार्टनरशिप फर्म ऑपरेट करेगी। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर्स ने कौन सी डेट पे फर्म ज्वाइन की है, ये इसकी मेंशन करना ज़रूरी होता है। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं सबके नाम और एड्रेस मेंशन करने ज़रूरी होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी ज़रूरी होता है, कितनी आपने एस्टिमेट कितना मान के चला है, कुछ ऐसा टाइम पीरियड है जो आपने सोच के चला है कि हमारे माइंड में कि हम इतने टाइम पीरियड तक अपनी पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हम पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप जो है लाइबिलिटी के बेसिस पे और टाइम पीरियड के बेसिस पे भी होती है। तो अगर आपने कुछ पहले से सोचा हुआ है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बन रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए पार्टनर बन रहे हैं, लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे पार्टनर बन रहे हैं, तो उनकी ड्यूरेशन क्या होगी अगर आपने सोची हुई है तो आपको मेंशन करनी होगी। और जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर देंगे तो सारे पार्टनर्स के साइन होने ज़रूरी हैं। उस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के ऊपर सारे पार्टनर्स के साइन होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक,
तो जब भी आप ये सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं तो उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर सारे पार्टनर्स साइन करते हैं और अपनी मंजूरी देते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है, सब चेक कर लिया और जो भी डिटेल्स हैं वो हमने खुद प्रोवाइड की है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि सबमिट करना पड़ता है एप्लीकेशन। सेकंड होता है डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। जो भी हमारी रिक्वायर्ड फीस होती है, जितनी भी फीस होती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, उतनी फीस हम डिपॉजिट करते हैं। एंड लास्टली द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल will make an entry in the register of firms and will subsequently issue a certificate of registration। इसके बाद रजिस्ट्रार जो होता है वो अप्रूवल देता है, सारी चीज़ें चेक करता है, सारी चीज़ें अगर सही हैं और अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी है तो वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपकी रजिस्टर जो होती है, फर्म्स के रजिस्टर होते हैं, उसमें एंट्री हो जाती है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि लीगली आपकी फर्म रजिस्टर हो चुकी है। ठीक है ना। तो ईजी प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का और कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने से अच्छा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करके अपनी फर्म को रजिस्टर करवा लिया जाए। ठीक, तो यहाँ तक हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ये सब का सब पार्टनरशिप से रिलेटेड था। हम क्योंकि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए पार्टनरशिप के बारे में हमने पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। और नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही पता चल रहा है, बेसिकली ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिनके गोल्स सेम होते हैं, जिनके इंटरेस्ट जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक, और अलग अलग काम करने की बजाय वो लोग अपनी एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं और फिर वो सोसाइटी जो है एक अपना सिंगल गोल बनाते हैं और उस गोल के टुवर्ड्स काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती है जो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, क्योंकि उस सोसाइटी के मेंबर्स का जो गोल है, सबका गोल यही है कि कंज्यूमर्स के फेवर में काम करना है, तो वो सोसाइटी कंज्यूमर्स के फेवर में काम करती है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती है जो प्रोड्यूसर्स के फेवर में काम करती है कि उनको अपने जो भी वो फसल बेच रहे हैं उनका अच्छा दाम मिले। मार्केट में जो मिडिल मैन होते हैं उनकी वजह से जो हिंड्रेंस क्रिएट होती है वो उनको एलिमिनेट करनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ना वो वॉलेंटरीली काम करते हैं, अपनी मर्जी से उस सोसाइटी के मेंबर बनते हैं और उस सोसाइटी से जुड़कर उस सोसाइटी के गोल्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। ठीक, तो अगर किसी इंसान को कंज्यूमर्स के फेवर में काम करना है, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन में काम करना है, तो वो कोई ऐसे सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है जो कि कंज्यूमर्स के फेवर में काम करती हो और फिर उनके साथ वो मिलकर काम करते हैं कॉमन गोल के टुवर्ड्स। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स who join together with the motive of welfare of the members। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली ऐसे लोग आपस में वॉलेंटरीली काम करते हैं, अपनी मर्जी से जुड़ते हैं और काम करते हैं और उन सबका मोटिव क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सोसाइटी में उनके वेलफेयर का काम करना, उनकी हेल्प के लिए काम करना, उनकी मर्जी के अकॉर्डिंगली काम करना। They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hands of middlemen, obsessed with the desire to earn greater profit। तो उनका काम क्या है, बेसिकली वो काम मिडलमैन के अगेंस्ट काम करते हैं। मिडलमैन के अगेंस्ट क्यों काम करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, उन्हें हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोशिश करते हैं वो लोग हमेशा। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अनएथिकल एक्टिविटीज़ भी फॉलो करते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी एक्सप्लॉइटेशन को रोकना ही उनका काम होता है। ठीक, वो क्या कोशिश करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि उसके जो मेंबर्स हों उसके वेलफेयर में, उनके गोल्स के टुवर्ड्स काम किया जा सके। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी होती है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको खुद को रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन की कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को आप भी बोलो कि हम भी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर रहे हैं और 10, 15, 20, 25 लोग मिलके अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और बोल दिया कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। नहीं, लीगली रजिस्टर्ड होना किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैंडेटरी होता है। ठीक है ना, इसके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट हैं 1912 का, उसको फॉलो करना होता है। उसके अंडर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा तो सिंपल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 10 अडल्ट पर्सन जो हैं वो मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। एडल्ट का मतलब होता है 18+ होने चाहिए और मिनिमम 10 लोग जो हैं वो होने ही चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करने के लिए।
ठीक है। मिनिमम 10 होने चाहिए, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं किसी भी सोसाइटी में, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 10 लोग होने चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, तभी उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो या तो रजिस्टर्ड ना हो या तो 10 से कम लोग हों, दोनों ही केसेस में कोऑपरेटिव सोसाइटी लीगली नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक बार इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है वॉलेंटरी मेंबरशिप। वॉलेंटरी मेंबरशिप, वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से, ठीक है ना, अपनी इच्छा के अनुसार। तो कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे अपनी मर्जी से, अपनी विल के हिसाब से ज्वाइन करने के लिए फ्री होता है। ठीक है ना, इवन छोड़ना भी अगर कोई इंसान चाहे तो वो भी बहुत इजीली छोड़ सकता है। अगर कोई कंपल्शन है ऐसा कि कुछ नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, तो वो नोटिस पीरियड सर्व करके छोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कभी भी ज्वाइन कर सकता है और कभी भी छोड़ सकते हैं। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं अब आप नहीं छोड़ सकते हो। अगर कोई नोटिस पीरियड मेंशन्ड है तो वो नोटिस पीरियड 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, जितने भी टाइम का नोटिस पीरियड है आप वो सर्व करके छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका ज्वाइन करने का फैसला और छोड़ने का फैसला वो आपकी विल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब आपका मन करेगा तब आप ज्वाइन कर सकते हो और जब आपका मन करे आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, सबके लिए मेंबरशिप ओपन होती है वॉलेंटरीली। आपका किसी का भी मन करेगा, कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, किसी भी लोकेशन का हो, किसी के लिए भी बंद नहीं होता है। अगर आपकी विल है तो आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने इंटरेस्ट की ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मतलब लीगली जो है रजिस्टर्ड होना फॉर्म का ज़रूरी होता है। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी सोसाइटी जो है ऑपरेट नहीं कर सकती। और क्योंकि लीगली रजिस्टर्ड है तो किसी के अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं। अगर किसी ने अनएथिकल एक्टिविटी की है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट, तो हम उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। इसमें ये भी होता है कि जो सोसाइटी होती है और सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है ना, मेंबर्स और सोसाइटी को अलग अलग एंटिटी माना जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम सोसाइटी के बिहाफ पे किसी के अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड है क्योंकि सोसाइटी हमारी। ठीक है, और किसी के कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने हो तो हम सोसाइटी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। और सेपरेट एंटिटी होती है अपने मेंबर्स से, तो मेंबर्स चाहे एग्जिट करें चाहे एंट्री करें, उससे इसकी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अगर कोई भी मेंबर एग्जिट भी करता है तो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना काम करती रहती है। कोई नया मेंबर भी ऐड होता है तब भी सोसाइटी अपना काम करती रहती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके ही हिसाब से उनकी लाइबिलिटीज भी सेट होते हैं। जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसने कम किया होगा कंट्रीब्यूट उसकी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अपनी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही सब अपना जो है रिस्क बेयर करते हैं। जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया होगा उसको ज़्यादा रिस्क बेयर करना पड़ता है, जिसने कम किया होगा उसको कम रिस्क बेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो मेंबर्स की जो है उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लाइबिलिटी सेट होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। तो जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनकी जो कमिटीज़ होती है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो लोग मेन डिसीजन लेते हैं, कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है ना, बाकी जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के उनके पास वोटिंग राइट ज़रूर होता है, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले उनसे वोटिंग करवाई जाती है। लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन जो होता है, जो कंट्रोल होता है अल्टीमेट, वो मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होता है। जो भी वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके हाथ में होता है और वो ही फाइनल डिसीजन वो लेते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी एक तरीके से डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है वो फॉलो किया जाता है। जैसे कि हम सभी को हमारी कंट्री में वोटिंग राइट्स होते हैं और जो फाइनल डिसीजंस होते हैं पूरी कंट्री के लिए वो हमारी गवर्नमेंट लेती है। सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है कि वोटिंग सबसे करवाई जाती है और जो फाइनल डिसीजन होता है वो मैनेजिंग कमेटी लेती है। ओके, नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब जो पर्पस होता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होता। उनका जो मोटिव होता है वो उनकी मेंबर्स के वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है ना, उनको एक दूसरे की हेल्प करना, मेंबर्स का वेलफेयर हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जो भी उनका गोल है उस हिसाब से उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, ये सब उनके गोल होते हैं, ये सब उनके मोटिव होते हैं। ठीक है, तो ये काम करते करते अगर कोई सरप्लस मतलब अगर कोई प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो डिविडेंड के फॉर्म में अपने ही मेंबर्स में आपस में बांट लेते हैं। और जो नॉर्मल वर्किंग होती है उन सब का मोटिव क्या होता है, उन सब का पर्पस ये होता है कि सबके वेलफेयर में काम किया जाए।
नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या क्या मेरिट होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है वोट करने की। हर एक बंदा एक ही वोट कर सकता है और अपने वोट के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन, तो चाहे वो नॉर्मल मेंबर हो या फिर कमेटी का मेंबर हो, चाहे वो डायरेक्टर्स में से हो, चाहे वो नॉर्मल मेंबर्स में से हो, सबके पास एक ही वोट होता है। वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, ठीक है। और सबको एक वोट देने का इक्वल राइट होता है, सबके सब एक एक वोट दे सकते हैं। किसी के कास्ट के लेके, जेंडर को लेके, लोकेशन को लेके इन सब बेसिस पे नहीं दिया जाता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी वोटिंग की दी जाती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर्स की जो होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हम पढ़ चुके हैं कि जितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है या फिर जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, लाइबिलिटी बेयर करते हैं। तो इस वजह से ये मेरिट है इसका कि जितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा आपको अकॉर्डिंगली उतनी लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। और लिमिटेड है तो इसका मतलब ये है कि उनको अपने कभी भी कोई भी पर्सनल असेट्स को दाव पे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिटेड होता है, जितना कंट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंगली वो अपनी लाइबिलिटीज बेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस जो होती है वो स्टेबल होती है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि हमने पिछली बार पढ़ा था कि पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है कि अगर एक भी पार्टनर चला जाए तो उसकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। सेम सोल प्रोप्राइटर में था और जॉइंट हिंदू फैमिली में नहीं था। सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी की भी एग्जिट से, किसी भी पार्टनर के एग्जिट से वो क्या हो सकता है, पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। और सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही इंसान होता है तो उसके एग्जिट से तो खत्म हो ही जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ ऐसा केस नहीं होता। अगर कोई किसी की सडन डेथ हो जाए, किसी की कोई मेंटल इश्यू हो जाए या फिर बैंकरप्ट हो जाए कोई, इस केस में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की फंक्शनिंग चलती रहती है, बंद नहीं होती। क्योंकि सोसाइटी अलग है और सोसाइटी के मेंबर्स को सेपरेट एंटिटी माना जाता है, तो उसके मेंबर्स के एंट्री और एग्जिट से सोसाइटी की फंक्शनिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। अब जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उन सबका फोकस सेम होता है कि जो मिडिलमैन की एक्सप्लॉयटेशन है उसको ख़त्म किया जा सके और जो कॉस्ट वगैरह होती है उसको रिड्यूस करवाया जा सके, जो बेनिफिट्स हो सकते हैं उनको बढ़ाया जा सके, ठीक है। और खुद कस्टमर्स या फिर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो खुद इसके मेंबर्स होते हैं, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खुद वो मेंबर होते हैं। तो इसीलिए जो इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब बैड डेट्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। सपोर्ट क्यों मिलता है गवर्नमेंट से, क्योंकि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किसी गवर्नमेंट की तरह काम करती है। गवर्नमेंट जो है वो कंट्री के लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती है। सेम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी जो है अपने मेंबर्स के, अपने वेलफेयर के लिए काम करती है। और इसीलिए ऐसी सोसाइटीज़ को जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। कैसे सपोर्ट मिलता है कि उनको लो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, सब्सिडीज़ मिलती है उनको, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको वो भी लो मिलते हैं, उनको लोन ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो इन सब तरीक़ों से गवर्नमेंट क्या करती है, उनको हेल्प करने की, सपोर्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। बहुत इजीली फॉर्म हो जाता है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है उसके अकॉर्डिंगली हमें रजिस्टर करवानी पड़ती है अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी और मिनिमम 10 लोग चाहिए होते हैं। बस ये 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होती है और हम अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो भी बहुत ईजी होता है। ओके, सब हम मेरिट के बाद लिमिटेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहली लिमिटेशन जो होती है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो ये होती है कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो जिस हिसाब से उनकी एबिलिटी होगी वो उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे और जिस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस हिसाब से सोसाइटी के रिसोर्सेज तय होंगे, ठीक है। तो इस वजह से उसके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जो मेंबर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है उसके बेसिस पे आपका कैपिटल, जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेशन होता है, उसके बेसिस पे जो है आपकी सोसाइटी के रिसोर्सेज तय होते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं हमें पता है कि वो इंडिविजुअल्स हैं तो उनके खुद के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने ही हैं, ठीक है। सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अमीर तो है नहीं कि वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करें अपने कैपिटल का। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे ये दिक्कत होती है कि इसके रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करें एज ए मेंबर, अगर मैं किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रही हूँ
लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से जब मुझे रिटर्न मिलेगा ना मेरी इन्वेस्टमेंट में, तो वो भी लिमिटेड मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे मेंबर्स हैं, सबके बीच में डिविडेंड डिवाइड होना होता है, तो इस वजह से जो हमें रिटर्न मिलता है वो भी बहुत लिमिटेड मिलता है। और ये भी एक रीजन है कि कई लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है उस इन्वेस्टमेंट से। तो इसीलिए पहली लिमिटेशन हमारी ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। दूसरी है कि इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी होती है। क्या रीजन है मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी होने का? रीजन सिंपल है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं वो खुद से अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटीज के हिसाब से, अपनी विलिंगनेस के हिसाब से क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और जो लोग मैनेजमेंट कर रहे होते हैं वो हमारे और आपके जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके पास कोई डिग्री हो, उनके पास एक्सपर्टीज हो मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उनके पास स्किल्स हो मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। और इस वजह से उनका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि जो उसके मेंबर्स हैं उनके पास उतनी स्किल्स होना पॉसिबल नहीं है, सबके पास स्किल्स होना मैनेजमेंट की। और इस वजह से जो है यहाँ पे मैनेजमेंट क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर वहाँ के मेंबर्स अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते तो व्हाई डोंट दे हायर समवन, ठीक है ना, क्यों नहीं वो करते हैं कि किसी को हायर कर ले और फिर उससे अपना काम करवा ले मैनेजमेंट के जो भी होते हैं। तो उसका आंसर है उसकी फर्स्ट लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑब्वियसली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हीं को इतना कम वापस रिटर्न मिल रहा है। तो किसी एक्सपर्टीज वाले पर्सन को हायर करना, उसको पे करना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता वो किसी को हायर करे और उनको पेमेंट करे मंथली बेसिस पे या फिर जिस भी बेसिस पे वो करना चाहे। इस वजह से क्या होता है, वहां का मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंट रह जाता है। ओके, ये तो समझ आ गया। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब है कि कोई अगर ऐसी न्यूज है या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है और सबके साथ नहीं शेयर की जानी चाहिए, उसको छुपा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि जो भी डिस्कशंस होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सबके वोटिंग्स पे डिपेंड करता है, और वोटिंग के लिए सबके साथ डिस्कशन होना जरूरी है। डिस्कशन होने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, और अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सबको कर देंगे तो फिर सीक्रेसी तो मेंटेन हो ही नहीं सकती, है ना। तो मेंबर्स जो है वो मिलके सारे डिस्कशंस करते हैं, वो वोटिंग करते हैं, उस बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो है हम सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और ओपन डिस्कशंस होती हैं, ठीक। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। हम जब लास्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेरिट्स पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है या फिर उनको सपोर्ट करती है एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऑपरेशंस में उनके, ठीक है ना। कैसे सपोर्ट करती थी, हमने पढ़ा कि उनको टैक्सेस कम पे करने पड़ते हैं, सब्सिडीज मिलती है और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है उनसे कि वो जो है कुछ एक रेगुलेशंस, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट ने फॉर्म किए हैं उनको फॉलो करें। जैसे कि अपने अकाउंट्स जो है वो ऑडिट करवाएं प्रॉपर्ली, अपने अकाउंट्स जो है अगर वो गवर्नमेंट चाहे और अगर उनसे पूछे तो उनको रिवील करने पड़े अपने अकाउंट्स, ठीक है, या फिर और उनको अपने अकाउंट्स जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़े, एज इन कि जब जब गवर्नमेंट ये मांगे कि हमें दिखाइए आपने अपने अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज की हैं, कितना आपने अर्न किया है, कितना आपने खर्च किया है, किस चीज पे आपने खर्च किया है, तो ये सारी डिटेल्स उसको गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी पड़ सकती है अगर गवर्नमेंट पूछेगी तो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो रहती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनका कंट्रोल इतना बढ़ जाता है, इस हद तक उनको वो लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो डे टू डे की रूटीन की एक्टिविटीज होती है या फिर जिस भी गोल के टुवर्ड्स वो सारे मिलके काम कर रहे हैं उसको अचीव करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर उनकी फंक्शनिंग को गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट हेल्प तो करती है लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल भी करती है, ठीक। तो ये भी एक लिमिटेशन है। और नेक्स्ट और लास्ट लिमिटेशन है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। हमें पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको जो है इक्वल वोटिंग राइट होता है। हमने पढ़ा है 1 मैन 1 वोट, सबके पास एक वोट करने का राइट है, ठीक। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है जब उनको डिस्कशन करके कोई फाइनल डिसीजन निकालना होता है,
ऐसे में ये पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि मेंबर्स ज्यादा हैं तो उनके ओपिनियंस अलग अलग हैं, ओपिनियंस अलग अलग है तो सब बोलेंगे कि भाई हमारा भी राइट है जितना तुम्हारा राइट है। ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। ओपिनियन में डिफरेंसेस होने की वजह से उनकी जो फंक्शनिंग है या फिर उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वीक पड़ सकती है, उतने अच्छे से वो डिसीजन नहीं लेंगे। और अगर सारे लोगों की सहमति से डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन बंद कर सकते हैं, या तो वो सोसाइटी छोड़ सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से वो अपनी जो कंट्रीब्यूशन थे, चाहे वो मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे या फिर किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, हो सकता है कि वो अपनी कंट्रीब्यूशन वापस ले लें, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी जो है एक लिमिटेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वाली जो लिमिटेशन है वो हर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में देखी जा सकती है जहां पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ओपिनियंस मतलब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें से सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का टाइप है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी सोसाइटी होती है जो कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए, कंज्यूमर्स के फेवर में काम करने की कोशिश करती है, ठीक है। वो कोशिश करते हैं कि ये जो मिडिल मैन होते हैं जिनकी वजह से जो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो उनकी जेब में चले जाता है, तो वो कोशिश करते हैं कि उस मिडिल मैन को ही एलिमिनेट कर दें। मिडिल मैन को एलिमिनेट करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर डायरेक्टली होलसेलर से जो है चीजें खरीद ली जाए तो उसमें जो है मिडिल मैन अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं कर पाएगा। जितना होलसेलर जितने प्राइस में बेचता है उतने ही प्राइस में कंज्यूमर्स तक वो चीजें मिल सकती। लेकिन होलसेलर से खरीदने में ये प्रॉब्लम है कि वो बल्क क्वांटिटीज बेचते हैं, वो कम क्वांटिटीज बेचने के लिए रेडी नहीं होते, सिंगल क्वांटिटी नहीं लेते। और एज अ कंज्यूमर हमें जो है एक बार में बहुत सारी क्वांटिटीज नहीं चाहिए होती, हमें क्या चाहिए होती है, लिमिटेड क्वांटिटी चाहिए होती है, महीने के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, इस तरीके से हम अपनी चीजें खरीदते हैं। ऐसे में कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक बेस्ट ऑप्शन होता है कंज्यूमर्स के लिए। इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं ना वो सब मिलके अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं। अब उनका सबका एम एक ही है कि मिडिलमैन को हटाना है बीच से, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हटाना है, और जो अप्रोप्रिएट प्राइस है, जो रीजनेबल प्राइस है, उस प्राइस पे उनको सामान खरीदना है। तो वो लोग क्या करते हैं, मिडिलमैन को बीच में आने ही नहीं देते, सीधा होलसेलर से बल्क में क्वांटिटीज जो है वो खरीद लेते हैं। बल्क में खरीद के सारे मेंबर्स आपस में जितनी जिसको क्वांटिटी चाहिए होती है उतनी क्वांटिटी वो खरीद लेते हैं, और उसके हिसाब से उनको क्या मिल जाता है, रीजनेबल प्राइसेस में जो भी उनको गुड्स चाहिए होते हैं वो उनको मिल जाते हैं। अब हमें ये तो पता है कि होलसेल में अगर कुछ भी खरीदा जाए, मतलब बल्क क्वांटिटीज में अगर कुछ भी सामान खरीदा जाए तो वो हमें रिलेटिवली सस्ता मिलता है, जबकि अगर हम सिंगल क्वांटिटी खरीदेंगे तो हमें कंपैरेटिवली महंगा मिलता है। तो जो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर होते हैं उनको ये फायदा होता है कि वो तो क्वांटिटी कम खरीदते हैं और प्राइसेस जो है वो होलसेल वाले देते हैं, ठीक है। हम सबको पता है कि होलसेल के प्राइसेस रिटेल से कम है, ठीक है। तो खरीदने की क्वांटिटी सबकी कम कम होती है और प्राइसेस जो है वो होलसेल वाले होते हैं, तो सारे ही मेंबर्स को इससे फायदा हो जाता है। और अगर सस्ते प्राइसेस में खरीदने से कुछ पैसे या फिर कुछ प्रॉफिट मार्जिन इनका खुद का बच जाता है तो ये लोग आपस में एज अ डिविडेंड या फिर जिसने जितनी क्वांटिटी खरीदी हो उस हिसाब से आपस में वो पैसे वापस डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो समझ आ गया है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जैसे ये कंज्यूमर्स के लिए थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक टाइप होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म की जाती हैं। तो बेसिकली इसके मेंबर्स जो होते हैं वो खुद प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं मेनली, जो कि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं ना उनकी एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं। क्यों वो उन बिग कैपिटलिस्ट से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बिग कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल अक्वायर कर लेते हैं या फिर बल्क में खरीद लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा जगह हो जाती है, उनके पास जो फैक्ट्रीज होती है रिलेटिवली ज्यादा होती है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो इस वजह से जो है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता जितना कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस वजह से वो उतना मार्केट स्पेस भी नहीं अक्वायर कर पाते हैं जितना वो कर सकते हैं। तो ऐसे में सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर क्या करते हैं, वो अपनी एक प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करते हैं। क्या काम करता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी? सबसे पहले तो अगर कोई बिग कैपिटलिस्ट जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, उनके अगेंस्ट ये लोग फाइट करते हैं, उनके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। इसके अलावा बार्गेनिंग वगैरह करना भी इनका काम होता है।
रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाना प्रोडक्शन के, या फिर जो भी उनको इनपुट चाहिए वो प्रोवाइड करवाना, ताकि वो अच्छे से अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर पाए और लोगों तक पहुंचा पाए। ये हेल्प करती है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा आउटपुट है जो सोसाइटी खरीदना चाहती है तो वो अपने स्मॉल प्रोड्यूसर से खरीद के उनको प्रोडक्शन को एनकरेजमेंट देती है। तो वो लोग अपने मेंबर्स, जो अपनी सोसाइटी के मेंबर हैं, उनके जो सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनके फेवर में काम करने की कोशिश करती है। उनको चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल मिल पाए, उनको अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट मिल पाए ताकि वो अच्छा प्रोडक्शन कर सके। और कोई ऐसा सामान है जो दूसरे प्रोड्यूसर्स को चाहिए अपनी प्रोडक्शन में या फिर अपने काम में, तो वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप के जो प्रोड्यूसर्स हैं, अपने जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, अपने मेंबर हैं उनकी सोसाइटी के, उनसे खरीदते हैं। ऐसे में आपस में उनका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, उनको आसानी से चीजें मिल जाती हैं। और अगर इस सब के बाद कोई प्रॉफिट होता है जो सोसाइटी के पास बच जाता है तो वो लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और यही काम होता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, बेसिकली वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, अपनी एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको उनकी टारगेट ऑडियंस तक अच्छे से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके जो सामान है उनको प्रमोट किया जाए, उनके प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए। जैसे मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, या फिर हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जाता है, स्मॉल स्केल बिजनेस को प्रमोट किया जाता है आजकल। उसी तरीके से जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको क्या करती है, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि उनके प्रोडक्ट के जो अच्छे फीचर्स हैं, जो भी मेरिट्स हैं, वो कस्टमर्स तक पहुंचाए जाए। वो कोशिश करते हैं कि कस्टमर जो है उनके जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे सामान खरीदे, बजाय कि बड़े बड़े कैपिटलिस्ट से खरीदने के। ठीक है ना, तो वो बेसिकली उनके ब्रांड को, उनकी प्रोडक्शन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो डायरेक्टली अपनी टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते तो वो उनकी हेल्प करें। ठीक है, इसके अलावा ये जो मिडिलमैन होते हैं जो उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं कि हम आपके टारगेट ऑडियंस तक आपका सामान पहुंचाएंगे, आप हमें कुछ कमीशन दीजिए, तो ये जो कमीशन वाला इशू है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो बेसिकली इसके मेंबर्स क्या करते हैं, उनके जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनका सामान टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में, उनके सामान को सेफ रखना यानी कि स्टोर करके रखना वेयर हाउसिंग में, और इसके अलावा उनके सामान की प्रमोशन करना, यानी कि सारी चीजों की फीचर्स को एक्सप्लेन करना, ये काम करना, उनकी पैकेजिंग में हेल्प करना, एज इन उनके प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करके ऑडियंस तक पहुंचाना। ये सारे काम जो कि एक स्मॉल प्रोड्यूसर को हेल्प कर सकते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो टारगेट ऑडियंस तक परफेक्टली पहुंचा पाए, ये सारे काम हमारे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर करते हैं। ठीक, और इन सारे कामों के बाद जब उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है और उनकी जो सेल है वो बढ़ जाती है, तो उनको कुछ प्रॉफिट भी होने के चांसेस होते हैं। और अगेन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रॉफिट होते हैं वो उनके मेंबर्स में बांट दिए जाते हैं। फिर अगला होता है हमारा फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगेन फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब अब तक पता चल गया है कि जो फार्मर के लिए हम काम कर रही है, जो फार्मर के बेनिफिट में काम कर रही है, उनके फेवर में काम कर रही है, उनको उनके राइट्स देने की कोशिश कर रही है। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं ना, जो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, वो सब क्या करते हैं, मिलके अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प से वो क्या करते हैं, मिलकर खेती करने की कोशिश करते हैं, बजाय कि टुकड़ों में खेती करने के। वो सब क्या करते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग करने की कोशिश करते हैं, मिलकर फार्मिंग करने की कोशिश करते हैं। और मिलकर फार्मिंग करते हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और कंपैरेटिवली कम कॉस्ट लगती है। तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम लगती है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे तो कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा लगती है, और अगर कलेक्टिवली करेंगे तो रिलेटिवली कम कॉस्ट लगती है। ठीक है ना, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और कॉस्ट को कम करना जो है, ये फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक फंक्शन होता है। इसके अलावा और क्या क्या कर सकती है ऐसी सोसाइटी इसके अलावा मिलकर जो है हाई क्वालिटी सीड्स खरीदने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज जो होती है वो गैदर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न मशीन्स हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो उनके खेती में उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनके काम को आसान कर सकते हैं, वो मिलकर ऐसी चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना,
तो सब लोग मिल के कोशिश करते हैं चीजें खरीदने की, और फिर चीजें खरीद के सब उसको यूज करते हैं ताकि सबका फायदा हो सके। ये सब करने से उनकी जो क्रॉप्स की क्वालिटी है वो अच्छी होती है, उनकी जो मेहनत है वो रिलेटिवली कम हो जाती है, और कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऑल इन ऑल क्या है, उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, मिलने वाला रिटर्न जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है ऐसे लोगों की जो कि, या फिर मेनली जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो कि जिनको जो है इजीली लोन या फिर उनको क्रेडिट जो है अवेलेबल नहीं होता है, और अगर अवेलेबल होता है तो उनको बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जाती है। तो ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये क्या करती है, इजी टर्म्स और कंडीशन में जो है वो लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या होता है, इसकी हेल्प से अगेन वो जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं छोटे किसानों से या फिर छोटे प्रोड्यूसर्स से, तो उनसे उनकी क्या करती है, रक्षा करती है, उनसे उनको बचाती है, और अगेन उनको रीजनेबल प्राइसेस पे या फिर रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। और इजी क्रेडिट मिलने से क्या हो जाता है, उनकी एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है, और वो अपनी प्रोडक्शन को, अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है बढ़ाने में केपेबल हो पाते हैं। ठीक है ना, और इसकी वजह से फिर अगेन अगर उनके पास पैसा होगा तो वो अच्छे इक्विपमेंट खरीद सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी में और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इसके मेंबर्स वही लोग होते हैं जिन लोगों को क्रेडिट की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, और जब उनको जरूरत होती है तो वो क्रेडिट मांगते हैं, सब मिलके इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। बड़ा अमाउंट हो जाता है तो फिर उस अमाउंट को उनके आपस में क्या कर दिया जाता है, एज अ क्रेडिट दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये थी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है ये उन लोगों की हेल्प करती है ना जिनको घर खरीदना होता है लेकिन उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, या फिर हम बोले कि उनकी इनकम जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, कम होती है। और क्योंकि उन लोगों की जो है लिमिटेड इनकम होती है या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना उनके पास, तो उनको जो है अपना हाउस बिल्ड करने में, बेसिकली कंस्ट्रक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है। रीजनेबल प्राइसेस में कंस्ट्रक्शन करवाना और उनके जो हाउस को बिल्ड करना, ये हेल्प कौन करता है, यहाँ पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी करती है। और इस सोसाइटी के मेंबर्स वो लोग खुद ही होते हैं जो कि चाहते हैं कि मिलजुल के हम क्या कर पाए, अपने अपने घर बिल्ड कर पाए, कंस्ट्रक्ट कर पाए। ठीक है ना, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो है वो इनका जो है एम होता है, गोल होता है। तो फ्लैट्स बिल्ड करवाना, प्लॉट्स कंस्ट्रक्ट करवाना, ठीक है ना, जगह दिलवाना किसी को रहने की, ये सब काम जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है, उन लोगों की हेल्प करती है जिनको इन सब कामों में हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का काम है कि भाई जिन लोगों को भी कंस्ट्रक्शन करवानी है अपने घर के रीजनेबल प्राइस में। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी तरीके से पैसे जोड़ के जगह तो खरीद लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें रेंट पे रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो अपने हाउस को कंस्ट्रक्ट करवा सके, बिल्ड करवा सके। ऐसे में क्या होता है, उन्होंने घर लेते हुए भी, मतलब जगह लेते हुए भी उनको क्या करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इस चीज से बचने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की गई है। ये सबके सब मेंबर्स जो है अपना ग्रुप बना लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, फिर एक एक करके वहां के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। और इससे ये फायदा होता है कि जिसके पास जगह है और वो सिर्फ उसको ये है कि भाई हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, जगह होते हुए भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो उनको जो है वो पैसा मिल जाता है। या फिर किसी को अगर मान लो जगह ही नहीं है, किसी के पास प्लॉट ही नहीं है किसी के पास, तो वो प्लॉट खरीदवाने में हेल्प करवा सकते हैं। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हमारा हेल्प करती है। ठीक है, तो ये मेजर जो थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स थे, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोड्यूसर्स, मार्केटिंग, फार्मर्स, क्रेडिट और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। हमें पता चल चुका है कि इनके जो मेंबर्स होते हैं ना, रिस्पेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर जो होते हैं ना, ये लोग खुद होते हैं जिनको इस काम की जरूरत होती है। जैसे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्यादातर मेंबर खुद कंज्यूमर्स ही होते हैं। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपने मिलके मार्केटिंग करवाना चाहते हैं अपने ही प्रोडक्ट। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज में स्मॉल फार्मर्स हेल्प करते हैं एक दूसरे की, सबके सब मिलके काम करते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऐसे लोग काम करते हैं, बेसिकली ऐसे लोग मेंबर बनते हैं जिनको खुद को कभी क्रेडिट की जरूरत होती है। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसे लोग मिलके काम करते हैं, ऐसे लोग मेंबर बनते हैं जिनको अपना हाउस बिल्ड करवाने में या फिर प्लॉट खरीदने में हेल्प चाहिए होती है।
ठीक है ना। तो ये थे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसी के साथ ही वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। Do like this video, share with your friends and subscribe to the channel. I'll see you in the next lecture. Bye bye.